पाकिस्तान का एक गंदा सपना जिसके लिए उसने भारत को एक स्ट्रैटेजी बना के ब्लीड बाय 1000 कट्स की कोशिश करी। कश्मीर ने इसका ब्रंट किया और पंजाब में आपको पता है हर समय वो किस तरह कुछ ना कुछ आतंक, ड्रग, किसी तरह डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है, जिसको भी पंजाब ने बहुत 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 डिकेड से फेस किया है। हिस्टोरिकली आपको पता है पंजाब ने भारत की रक्षा के लिए कितना बेयर किया है, पर समय के साथ या कार्मिक साइकिल के साथ अफगानिस्तान जो पाकिस्तान अपना बैकयार्ड मानता था, स्ट्रैटेजिक डेप्थ मानता था, सबका ध्यान है ईरान वॉर के ऊपर जो यूएस ने की हुई है। बट अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर पीक पे पहुंच चुकी है। दूसरा, ब्लीड बाय 1000 कट्स बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स पाकिस्तान को कर रहे हैं। इसमें भारत का हाथ है, अननोन मैन है, नोन मैन है, क्या है मुझे नहीं पता है, आपको भी शायद नहीं पता है, पर पाकिस्तान में सैनिक रोज मर रहे हैं। और जब जब पाकिस्तान में ऐसी चीजें होती हैं, इंडिया को भी हाई अलर्ट पे हो जाना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी कमियों को डाइवर्ट करने के लिए भारत में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो पूरा पाकिस्तान के अंदर उथल पुथल हो रहा है, जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है भारत के अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर पाने के लिए, उस सब को डिस्कस करने के लिए, भारत की नेशनल सिक्योरिटी डिस्कस करने के लिए, वो व्यक्ति जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं और वो बहुत डीप समझ रखते हैं पंजाब और भारत के नेशनल इंटरेस्ट की, जिसके अंदर बहुत सारे आजकल इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं, वो आपको पता है। तो मुझे बहुत खुशी है बहुत समय के बाद वापस हमारे चैनल पे रमनीक सिंह मान जी जुड़ रहे हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद ईश्वरन जी, धन्यवाद। तो सर पहले स्टार्ट की कर लेते हैं हम कि जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी होती है, स्पेशली पंजाब के ऊपर बहुत ज्यादा कोशिश करता है, क्योंकि वहां पे ही एक डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ इंडिया डिफेंस है। और अब वही चीज वापस उन पे पड़ रही है अफगानिस्तान पे, और पाकिस्तान के अंदर का पंजाब डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो एक ब्रॉड व्यू आप पूरा कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? देखिए, पहला तो ये है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमाएं हैं वो एलओसी से शुरू होती हैं। दर हकीकत जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, ये जो क्षेत्र है सारा, ये इलाका जो है वो हमारा है, इनके कब्जे में है। पर दुर्भाग्यवश सरकारें जो उस वक्त थी उन्होंने गौर नहीं किया। और जिस वक्त 71 की जंग भी हम जीते, जिस वक्त बांग्लादेश को लिबरेट किया, 93,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे पास थे, तो कुछ महज कुछ 100-125 सैनिक हमारे पाकिस्तान की जेलों में आज तक जो है वो दे आर लैंग्वेजिंग, सड़ रहे हैं अगर हम कहें तो। और उसके लिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी, जिनको आयरन लेडी भी कह देते हैं, उन्होंने स्वैप नहीं किए प्रिजनर्स, और ना वो लैंड स्वैप किया, लाहौर दे दिया। हमारे पास छाछरों था, आप समझ रहे हैं, छाछरों तक वी वर देयर। एंड हमको जब हम छाछरों में अंदर गए थे तो देयर वाज नो रेजिस्टेंस आल्सो, वहां पे किसी ने रोकने का भी प्रयास नहीं किया भारतीय सेना को। और वो बड़ा मशहूर है, जो तत्कालीन महाराजा थे जयपुर के, ही वाज कर्नल इन द इंडियन आर्मी, ही लेड द फोर्सेस इनसाइड। वो स्पेशल फोर्सेस भारत की वहीं से बनी थी। बहरहाल ये इतिहास के पन्नों में कई गवाहियां आपको इस चीज की मिलेंगी। परंतु जो प्रश्न आपने पूछा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और रन ऑफ कच्छ तक जो है हमारा बॉर्डर हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। तो ऊपर एलसी है और नीचे हमारा आईबी है। तो पाकिस्तान का जो फोकस रहा है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को पैदा करना जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, दैट हैज बीन देयर प्राइमरी फोकस। और ये केवल ऐसा नहीं है कि जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ऑप टोपैक और जनरल जियाउल हक, डेफिनेटली जनरल जियाउल हक ने क्या किया था, जनरल जियाउल हक ने जो पाकिस्तान आर्मी है, जो मिलिट्री है, उसका जो डॉक्ट्रिन है, वो जो ब्रिटिश दे गए थे, जिसको भारतीय सेना ने फॉलो किया, और अब पिछले 12 सालों में इंडियनाइजेशन हुआ है भारतीय सेना का। रैंक्स ऑफ कोर्स हम वही बोलते हैं, वही पहनते हैं, बट उसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियनाइजेशन इन द इंडियन आर्मी। बट इनके अंदर क्या हुआ कि इस्लामाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी हैपेंड इन द 1980s। जिस वक्त जनरल जियाउल हक इनके प्रेसिडेंट कह लीजिए, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कह लीजिए, या जनरल कह लीजिए, जो आप जिस उससे उनको कहना चाहें, वी आइडेंटिफाई हिम। तो कहानी क्या है कि साहब, जनरल जिया ने ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीउल्लाह जो है पाकिस्तान आर्मी का मोटो, ये भी उनका पैदा किया हुआ है। तो ये जो उनका एक डॉक्ट्रिन था, जिसमें अगर आप और पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे ऑफ जिब्राल्टर। ऑफ जिब्राल्टर 1965 के आसपास का।
उस वक्त इनकी डिपेंडेंस थी कि जो लोकल कश्मीरी पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की इंसर्जेंसी को सपोर्ट करेगी, और वो नहीं हुआ। तो दैट इज वाई 65 का जो जिब्राल्टर है वो फेल हुआ। उसके बाद इन्होंने पैसे से, इंडोक्ट्रिनेशन से, रिलीजियस जिसे कहते हैं ब्रेन वॉशिंग से, इन लोगों ने धीरे धीरे भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया। और इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी की कह लीजिए, आईएसआई की कह लीजिए, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्वॉल्व है। सिर्फ आईएसआई नहीं है, एक जॉइंट इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एक इनका है जेएसआईबी, जॉइंट सिग्नल इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक कवर्ट एक्शन डिवीजन आईएसआई का जो नॉर्थ वेस्ट भारत के अंदर 1950 के दिहाड़े से काम कर रहा है। तो मतलब आजादी के तुरंत बाद से कबायली भेजना, और तब से लेके अब तक ये जो आपने ऑक्टोपैक की बात की है, और एक एक सच्चाई और है इसके अंदर इश्करण के, ऑक्टोपैक जो है वो नाम कहीं मतलब फेड हो गया है, धुंधला पड़ गया है, पर जो आइडियोलॉजिकल उसका एम था वो ओवरऑल ग्लोबली अगर आप कहें तो वो मजबूत हुआ है। और जो एक इंसर्जेंसी का इनका पैटर्न था वो इन्होंने अपने देश के अंदर, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे और आगे भी संभवतः हम डिस्कस करेंगे, कि पाकिस्तान ने खुद भी फेस किया है टेररिस्ट को, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, और ये रिलीजियस आइडलाइजेशन के ऊपर है, एक रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग के माध्यम से, रास्ते से ये प्रोफेशनली काम को अंजाम दिया गया है। ये है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। अब जो पाकिस्तान में आऊंगा वापस सेकंड पार्ट पे कि पंजाब में आज क्या हालत है, कश्मीर में क्या हालत है, बट अब जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब में करने के पीछे एक बड़ा सेफ्टी नेट ये था कि अफगानिस्तान उनकी एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ है। जब तालिबान आए तो वहां पे चाय पीने गया वो आईएसआई वाला कि भैया, क्योंकि उनका जो मैप है बहुत चौड़ा नहीं है, तो डेप्थ उनको लगी। उस समय इंडियन मिसाइल्स भी वहां तक पहुंच पाती नहीं पहुंच पाती, आज तो वैसे भी पहुंच जाएंगी, तो आई डोंट नॉट नो वैसे भी क्या डेप्थ है, बट एक कंसेप्चुअली डेप्थ क्रिएट हो रही थी अफगानिस्तान के साथ। अब पैसेज है, अफगानिस्तान वाज अ पैसेज फॉर सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। तो अब जब अफगानिस्तान की स्थिति खराब होगी, और उसके बारे में क्यों खराब हुई, पाकिस्तान क्यों हैंडल नहीं कर पा रहा, अफगानिस्तानी जो एम्स है, क्योंकि ये रीजन सारा एक ही है, मैप्स ब्रिटिशर्स के बॉर्डर्स के अलग हैं, डोरेंट लाइन को अफगानिस्तान आज भी नहीं मानता, महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर कहां तक पहुंचा हुआ था। तो ये एरिया रीजन जो अमन की आशा वाले हैं वो इसके अंदर ये पॉइंट ढूंढते हैं कि अब तो सब सेम लोग हैं। वो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान ने प्रूव किया कि हम सेम लोग नहीं हैं, बट एक धरा वो भी चला है नैरेटिव का कि हम सारे सेम लोग हैं, पंजाब सारा सेम ही है। तो वो आज क्या स्थिति देख रहे हैं अब अफगानिस्तान के पाकिस्तान से जंग छिड़ने के बाद, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है और क्या उनकी कैपेबिलिटी रही है? मैं दो बातें आपको बता देता हूं। पहला तो यह है कि मिलिटरीली और एयर सुपीरियोरिटी पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के ऊपर है डेफिनेटली, पर जो एक मोराल है, जज्बा है, वो पाकिस्तानी अफगान के बराबर कभी नहीं ला सकते। दे कैन नेवर ब्रिंग इट। उसके कई कारण है, इट्स नॉट वन रीजन फॉर इट। पहला तो चलो हम यहीं से शुरू करते हैं डिस्कशन को, कि जो आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बहुत से मसले हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि रैडक्लिफ ने जिस ढंग से वो लकीर खींची और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत और पाकिस्तान को डिवाइड किया, उन्होंने एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, एक परमानेंट डिस्प्यूट पैदा करके वो चले गए भारत से। सिमिलरली एक्चुअली अफगान्स को अगर आप देखें ना, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मरगला तक आता है, आप ये जो आप देखेंगे, स्वात है, मर्दान है, ये केपीके का जो सारा इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का, जिसको पहले फाटा बोलते थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, ये सारे अफगानिस्तान का हिस्सा होते थे। तो जिस वक्त डोरेंट ने ये लाइन खींची, डोरेंट ने कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रख दिया, कुछ अफगानिस्तान में चला गया, और आपने ठीक कहा कि अफगान इसको आज भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। और मरगला की जो पहाड़ियां हैं वो ओवरलुकिंग इस्लामाबाद हैं। अगर मरगला की पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर पत्थर भी फेंकेंगे ना, तो वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में जाके गिरेगा। इस किस्म से, मतलब इट इज सो क्लोज, भाव कहने का ये है। और अगर आप रावलपिंडी को देखेंगे और इस्लामाबाद का इलाका देखेंगे, इट्स अ सेमी हिल सॉर्ट ऑफ एरिया। जैसे चंडीगढ़ फुटहिल्स के पास है ना, ऐसे इस्लामाबाद इज ऑल्सो इन द फुटहिल्स। तो दिस इज अ सिमिलर टेरिटरी। तो ये डिस्प्यूट कभी ठीक नहीं होगा जब तक ये जमीन का जो डिस्प्यूट अफगान के साथ इनका है वो सुलझ नहीं जाता। अब आइडियोलॉजिकली आपको याद होगा, जिस वक्त अमेरिका बहादुर यहाँ से गए अफगानिस्तान से, अपने हथियार और अपना गोला बारूद और सारा अपना तमाम चीजें यहाँ पे छोड़ के गए,
उस वक्त पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे थे, सेलिब्रेशंस हो रही थी। उस वक्त कहना उनका ये था कि साहब हमको ये अंग्रेजों से अफगानिस्तान आजाद हो गया और हमारे को हमारा बरादर मुल्क जो है वो वी गॉट इट बैक। अब ओवर अ पीरियड ऑफ मतलब महज 5 साल में 4 साल में, आप 6 साल का वक्फा कर ली, 6 साल भी हुए नहीं वैसे 5 साल के ये हालात हो गए हैं कि मरने मारने के ऊपर आए हुए हैं एक दूसरे को। उसके पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि जिस तरीके से अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान ने खाना बदोश किया, बेदखल किया, उनको पाकिस्तान से निकाल के वापस अफगानिस्तान में फेंकना शुरू किया, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। और आज भी उनके पास जो कार्ड है वो महाजर कार्ड होते हैं, शनाख्ती कार्ड जो आइडेंटिटी कार्ड सिटीजन का होता है वो नहीं होता उनके पास। दे कैन नेवर बिकम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। वो कोई 2 नंबर में अपने कागज बनवा ले पाकिस्तान में, तो आप यू नो हाउ इट वर्क्स इन पाकिस्तान, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फॉर अफगान्स इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन पाकिस्तान। आइडियोलॉजिकली क्या हुआ कि स्पेशली टीटीपी के आने के बाद, देखिए 2 चीजें थी कि तालिबान का जो एम था, जो अभी अफगान तालिबान है, एंड दे ड्रॉ देयर रिलीजियस आइडियोलॉजी फ्रॉम देवबंद उत्तर प्रदेश से उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है वो आप देखेंगे कि दे फाइंड इट फ्रॉम हियर। और जो पाकिस्तान तालिबान है, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दे वांट टू इंपोज द सेम शरिया लॉ। देखिए अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर तालिबान चाहता था कि शरिया लगाया जाए, उन्होंने शरिया इंपोज कर दिया। टीटीपी का एम है कि दे वांट टू इंपोज शरिया इन पाकिस्तान। तो दी आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज आर देयर। जो ड्रॉ करते हैं रिलीजियस आइडियली, वो भी देवबंद से फॉलो करते हैं। तो इसलिए दे ट्राई एंड अलाइन टीटीपी एंड पाकिस्तान तालिबान टुगेदर। बट जिस किस्म से आप देखिए कि भारत ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ऑप सिंदूर के दौरान अटैक किया, 9 इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय किया। हालांकि बहुत है, अगर मैं गिनने बैठूंगा आई कैन एक्चुअली लिस्ट आउट कि कितनी है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप एक छोटा सा अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं तो जमातुल अहरार, जुंडला, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके बाद आपको मिलेगा अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड्स, अजरुल हिंद, अल बदर, अल कायदा, अल उमर मुजाहिदीन, अंसरुल फुरकान, अंसरुल शरिया पाकिस्तान, एशियन टाइगर्स, गाजी फोर्स, हाजी नामदार ग्रुप, हक्कानी नेटवर्क, हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन अल अलामी, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट खुरासान, इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान, जैश मोहम्मद, जमातुल दावा, जमातुल फुरकान, जमातुल अहरार, जैश आदिल, जुंडला पाकिस्तान, लश्कर इस्लाम, लश्कर जंगवी, लश्कर ओमार, लश्कर तैयबा, मुजाहिदीन शुरा, पाकिस्तान तालिबान, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, पंजाबी तालिबान, रबियत ट्रस्ट, देन तारीख गदर ग्रुप, तारीख आजाद जम्मू एंड कश्मीर, तारीख जिहाद पाकिस्तान, तारीख नफ्स ए शहरियत ए मोहम्मद, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तोरा बोरा मिलिट्री फ्रंट और उम्मार तुमीर उन नौ। ये आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्यू नेम्स। और अभी जो गुरदासपुर में अटैक हुआ उसका उन्होंने नाम रखा है तारीख तालिबान हिंदुस्तान। तो दी नंबर ऑफ, आप समझ रहे हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर वो इतनी ज्यादा हैं कि यू कांट इवन इमेजिन कि जिस किस्म का आइडियोलॉजिकल और इट्स अ बिजनेस एक्चुअली, इससे पैसा जनरेट होता है। और बैरून मुल्क में बैठे मतलब आउट ऑफ पाकिस्तान बैठे पाकिस्तानी कोई ना कोई किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, पैसे फंड होते हैं। और ना सिर्फ इनको आईएसआई फंड करती है, ना सिर्फ इनको बाहर की एजेंसीज फंड करती हैं, इनको आम पाकिस्तानी भी फंड करते हैं। और फंड करना इज नॉट जस्ट द मनी, इसके अंदर रिक्रूट्स हैं। आप नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए, इसके अंदर लोग काम करते हैं। और इनका एम क्या है? जिहाद। बट टेस्ट केस ये था कि भारत के अंदर काफिरों के ऊपर इन्होंने लड़ाई लड़नी है, ठीक है, वो इनकी एक लिस्ट रेडी थी। पर अफगानिस्तान तो बिरादर मुल्क है, सेम आइडियोलॉजी है, सेम माइंडसेट है, तभी ये बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम जुड़ जाएंगे। बट जो इनका टेस्ट केस है कि इनका जो
को आइडियोलॉजी वाला देश या को रिलीजन वाला देश या को जिस तरह का ये समाज की कल्पना करते हैं वाला देश, वही जब इनसे लड़ रहा है तो, और वो एक टाइम पे इनकी शक्ति भी था, बहुत सारे कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, अफगानिस्तान से भी आए थे। आज भारत तालिबान के साथ एक रिस्क बैलेंसिंग कर रहा है, पाकिस्तान का एनिमी है, वहां के मिस्ट्रीज आ रहे हैं, पर हमें रियलिटी बूझनी नहीं चाहिए कि हाईजैक जब प्लेन हुआ था कहाँ पे लैंड किया था, तो वो एक रियलिटी है। वही, पर वो नहीं, एक बट आपको ना रियलिटी। ईश्वरन एक रियलिटी बहुत कम लोगों को पता है, और शायद आपको आपके सवाल का जवाब वहीं से मिलेगा, और मॉडरेट करेंगे आप थोड़ा सा इसको। पहली चीज तो ये कि जो तालिबान पहले गवर्नेंस में था, पाकिस्तान में इख्तियार में था, अफगानिस्तान में, सॉरी, वो तालिबान की लीडरशिप और जो मौजूदा तालिबान की लीडरशिप है उसमें फर्क है, जुदा है ये, दे आर वेरी डिफरेंट, आइडियोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। पहली चीज तो आप ये समझिए कि मुल्ला उमर की जो बात कर रहे हैं उनसे लेके और अब जो बैठे हुए हैं, इनके अंदर फर्क है। दूसरा ये है कि साहब, जब मैंने आपको कहा कि ये देवबंदी हैं, तो देवबंदी से भाव ये है कि दे हैव अ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंडिया एंड नॉट टुवर्ड्स पाकिस्तान। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ को, कह लीजिए, उनको एज अ वेसल स्टेट यूज करने का प्रयास किया, और जिस तरीके से इन्होंने ऑपरेशंस किए अफगानिस्तान के अंदर, और ये जो आप एयर स्ट्राइक्स देख रहे हैं, ये पहली दफा नहीं हो रही एयर स्ट्राइक्स, पाकिस्तान हैज डन दिस इन द पास्ट आल्सो। तो मैं ये कह रहा था, टेकिंग अ लीफ फ्रॉम ऑफ सिंदूर की जिस तरीके से 9 ठिकाने भारत ने, मैं तो आपको लिस्ट गिनाने लग गया, एंड वी लॉस्ट द ट्रैक। जिस तरीके से हमने 9 ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर हमला किया विद कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी, और बाद में हमने इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी डिस्ट्रॉय किया। सिमिलरली पाकिस्तान जो है वो क्लेम कर रहा है दैट दे आर एमिंग फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हाइडआउट्स इन अफगानिस्तान, और दर हकीकत वो सिविलियंस को वहां पे मार रहे हैं। और एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस इनके बीच में पहला क्रिएट हुआ था, वो 2021-22 में इसे क्रिएट होना शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को डोमिनेट करने का प्रयास किया। ये दीज पीपल आर इनडोमिनेबल। आप इनके साथ भाईचारे में हाथ मिला के दोस्ती में आप चल सकते हैं, अगर आप इनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे देन दे आर द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स आल्सो। तो जिस किस्म से इन्होंने डोमिनेट करने का प्रयास किया, सिविलियन किलिंग्स हुई, इन्होंने बॉर्डर के ऊपर फेंस लगाने का प्रयास किया जिसको डूरल लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते, दे वांटेड टू टॉक। और आज भी अगर आप अफगान तालिबान की लीडरशिप से बात करेंगे तो यू विल फाइंड कि उन्होंने, वो कहेंगे जी कतर और सऊदी ने हमारे को रोक दिया, वरना तो हम इनको रौंद देंगे। वो अभी भी दे से द सेम थिंग। और हम जो डिस्कस कर रहे थे शुरू में कि मिलिटरीली स्पीकिंग अफगानिस्तान में लुक इंफीरियर टू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान सुपीरियर लगेगा अफगानिस्तान से, बट अगर आप लड़ने के लिए जमीन पे उतरेंगे, इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5, 7, 10 years अफगानिस्तान विल प्रिवेल ओवर पाकिस्तान। और ये जितनी जंग लंबी खिंचेगी उतना अफगानिस्तान को बेनिफिट होगा और उतना ही पाकिस्तान को लॉस होगा। और एज वी स्पीक, जिस प्रकार हम अभी हम बात कर रहे हैं, अभी भी तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर हाइट्स को, पोस्ट्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। और जो टीटीपी है, तरीके तालिबान पाकिस्तान, उसको इस बात में कोई संदेह नहीं है। मे बी ऑफिशियल चैनल्स इसको डिनाई करेंगे, मे बी अफगान तालिबान इसको डिनाई करेगी, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि जो वजीरिस्तान नॉर्थ है, वजीरिस्तान साउथ है, और जो फाटा का यानी कि जो केपी का इलाका है, वहां पे आज भी डोमिनेंस जो है वो टीटीपी की है, क्योंकि वहां पे टीटीपी जो लोकल ट्रेडर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे वो कलेक्ट करती है टैक्सेस। और वहां पे चाहे पुलिस स्टेशन हो या ना हो, वहां पे इख्तियार जो है यानी कि गवर्नेंस जो है वो टीटीपी की ही चलती है। आप मान रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टेट इज नॉट इन कंट्रोल, जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और वो तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं? बिल्कुल। अरे 2683 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है इनका, उसमें कई ऐसी जगहें हैं जहां पे पाकिस्तान का इख्तियार ही नहीं है। ना वहां पे पाकिस्तान आर्मी का इख्तियार है, ना वहां पे पाकिस्तान पुलिस का इख्तियार है, ना वहां पे रेंजर्स का इख्तियार है। दे कैन नॉट ऑपरेट, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे मिलिट्री हो, तीनों का उधर कोई इख्तियार नहीं है। कई ऐसे, एक नहीं कई इलाके हैं ऐसे। क्योंकि बेसिकली रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो यही है ना, लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन कर पाए, टैक्स कलेक्शन कर पाए। हर बार पाकिस्तान ये कहता है कि हमने नूर वली महसूद को टारगेट किया है। नूर वली महसूद जो है वो अफगानिस्तान में, हमने यहाँ बॉम्बिंग करी, नूर वली महसूद, नूर वली महसूद। तो ये जो मसूद परिवार है पुराना, चाहे मुल्ला फैजुल्ला था, चाहे उससे पहले आपका हकीमुल्ला महसूद था, तो ये लोग जो है टीटीपी को रन करने वाले,
ये पाकिस्तान से ही ऑपरेट करते हैं। और नूर वली मसूद को जितनी बार पाक आर्मी कहती है कि हमने मार दिया, या एयरफोर्स कहती है कि हमने उसको स्ट्राइक किया है, उतनी बार वो बोलता है कि साहब मैं तो बैठा ही पाकिस्तान में हूँ, मैं तो हूं ही वजीरिस्तान में, मैं तो गया ही नहीं अफगानिस्तान में, तुमने टारगेट करना है मैं वजीरिस्तान में, यहाँ जो वजीरिस्तान, जब ओपनली कह रहा है मैं वजीरिस्तान में बैठा हूं, मेरे को यहाँ पे आगे टारगेट कर दो। और आप देखेंगे तो वहां पे जो पाक तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान का अगर आपने झंडा देखा हो तो दिस इज द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान तालिबान, ये दिस इज द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान तालिबान। ये कई इलाकों में, ये कई इलाकों में प्रेजेंट है जी, वहां पे लगा रखा है झंडा ये पाक तालिबान, पाकिस्तान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो दिस इज द फ्लैग विच इज वेविंग देयर। तो केवल इतना ही है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू सेव इट्स फेस। अभी क्या है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में फाटा के इलाके में कह लीजिए आप, केपीके में कह लीजिए आप बलूचिस्तान में आ जाइए, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पाकिस्तान आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस दे डेयर नॉट एंटर। वो जा ही नहीं सकते, पेट्रोल ही नहीं कर सकते, डोमिनेट कर ही नहीं सकते उस एरिया को। जब आप पेट्रोल ही नहीं कर सकते, आप डोमिनेट कैसे करेंगे उसको? तो दिस इज द सिचुएशन। और ये क्योंकि इसमें आपने जो कमेंट्स किए उसमें से 2 ऑफशूट्स हैं, मैं चलो पहले एक ऑफशूट ले लेता हूं। जैसे आपने कहा कि ये जो नया वाला तालिबान है ये फंडामेंटली आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है पुराने तालिबान से, देवबंद भारत से इसका रिश्ता है, पर यही लॉजिक दिया जाता है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह के लिए कि वो हिंद था, यहाँ से गया था, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एक्सेट्रा। बट व्हेन इट कम्स टू एक्शंस यूजुअली इनके एंटी इंडिया एक्शन हो जाते हैं। सो तालिबान को एक शॉर्ट गैप अरेंजमेंट बिकॉज वो पाकिस्तान से लड़ रहा है, भारत सपोर्ट करे, एक अलग बात है। बट डू यू थिंक दिस तालिबान इज एक्चुअली डिफरेंट कि जिससे भारत किसी लेवल तक लॉन्ग टर्म प्रैग्मेटिक स्ट्रेटेजिक रिश्ता आउटसाइड ऑफ टैकलिंग पाकिस्तान रख सकता है? ये ना आपका इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं। पहली चीज तो आप ये समझिए कि अफगानिस्तान इज ऑलरेडी लीनिंग ऑन इंडिया। दूसरी चीज, द बैड ब्लड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वो कहीं नहीं जा रहा, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। जिस किस्म की दुश्मनी ना सिर्फ लीडरशिप के अंदर, ना सिर्फ मिलिट्री मलेशिया के अंदर, जो एक कॉमन सिटीजन के लेवल तक जिस किस्म का एक गुस्सा, एक गुबार पाकिस्तानियों के खिलाफ अफगान्स के अंदर है। अफगान्स पाकिस्तानियों को दालखोर बोलते हैं, उनके लिए नाम रखा हुआ दालखोर। दालखोर क्या मतलब हुआ? दालखोर मतलब दे ऐड दाल इनटू एवरीथिंग, कि उनके पास दाल ही है खाने के लिए, दे कांट अफोर्ड एनीथिंग, सब्जी और गोश्त और ये सब दे कांट अफोर्ड। दालखोर है ये कौम। तो मतलब उन्होंने गाली बनाई, इट्स सॉर्ट ऑफ एन अब्यूज फॉर पाकिस्तान। स्लर है का। दूसरा अफगान्स आल्सो रियलाइज कि अफगान ही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को कन्वर्ट किया इनटू इस्लाम। जितने इनके हीरोज हैं पाकिस्तानियों के, दे आर ऑल अफगान्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। इनकी जो मिसाइलें हैं, जिनके ये बड़े बड़े नाम रखते हैं, शाहीन और गाजनवी और गौरी, दे आर ऑल अफगान्स। तो आप मतलब अगर इस्लाम की बात कर लीजिए, आइडियोलॉजी की बात कर लीजिए, कल्चर की बात कर लीजिए, हेरिटेज की बात कर लीजिए, you know, Afghans feel they are superior, and the only problem with Afghanistan has been कि वहां पे निरंतर आक्रमण होते रहे, निरंतर आक्रमण होते रहे। पहले अंग्रेज थे, फिर सोवियत आए, उनके बाद नाटो आया, अमेरिका लेड, दे रिमेन्ड देयर फॉर 21 इयर्स, 20-21 साल वो रहे। अफगानिस्तान को कभी अपने पैरों पे खड़े होने का अवसर नहीं मिला, और ये उनके लिए मौका है। और कितनी बार भी स्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तो 4-5 साल के बाद द ग्रेट गेम एज दे से ना ग्लोबल, उसके अंदर अफगान बिकम्स अ टारगेट, अफगानिस्तान बिकम्स अ टारगेट। और अभी भी जो जिस किस्म से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते हैं इसके लिए, बागराम के एयरफील्ड के लिए, और जिस किस्म से पाकिस्तान एक्ट कर रहा है, तो अफगान्स फील दैट कि पाकिस्तान इज एक्टिंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ अमेरिका। ये जो इन्फिडेल हैं, ये जो काफिर हैं, जो अमरीकी हैं, उनके इशारों के ऊपर नाचने वाला ये बिकाऊ माल है। 2 नंबर बोलते हैं पाकिस्तानियों को कि ये 2 नंबर हैं, ये बिकाऊ हैं। ये आपने पता नहीं सुना या नहीं सुना, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, तालिबान ने एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ एक
उर्दू के अंदर एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया था। सो दैट इज द लेवल ऑफ हेटरेट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और अभी पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले अच्छा जी जो है वो लॉन्च किया था कि ये तो तंदूरी हैं, ये तो तंदूर में रोटी लगाने वाले हैं, या ये तो कढ़ाई बनाने वाले हैं। बट अफगानों ने फिर उसका जवाब कहा कि साहब कि भिखारी होने से अच्छा तंदूरी होना है। सो मतलब दिस इज द सॉर्ट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो जो आपका प्रश्न है कि हमारा इसके अंदर क्या रोल है, देखिए भारत ने जब से अफगानिस्तान के अंदर पैर रखा है, इंडिया सेट फुट, या भारत ने सड़कें बनाई हैं, या भारत ने वहां पे बिजली के वो लगाए हैं, सब स्टेशन लगाए हैं, वहां पे जो सलमा डैम है वो भारत का बनाया हुआ है, उनकी पार्लियामेंट भारत की बनाई हुई है, वहां पे अभी भी इंदिरा गांधी के नाम से हॉस्पिटल चलता है, वहां पे अभी भी जो लाइब्रेरीज हैं वो भारत की बनाई हुई हैं, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बिजली के लाइंस के ऊपर, सब स्टेशन के ऊपर, पानी की नहरों के ऊपर, ये इस किस्म के काम भारत ने वहां पे जाके किए हैं। और जो एक लोकल अफगान सिटीजन है वो भी रियलाइज करता है कि पाकिस्तान इज ओनली क्रिएटिंग ट्रबल फॉर अफगानिस्तान, और दूसरे हाथ पे दूसरी जानिब जो भारत है वो पाकिस्तान से जुदा अफगानिस्तान के हक में, अफगानिस्तान के लोगों के लिए हर संभव काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जो अफगानिस्तान की ऑफिशियल एयरलाइन है, उन्होंने उसमें 100 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो फिक्स किया था फ्रेट, कि आप कोई भी चीज अगर भेजना चाहें तो बाई एयर इट विल जस्ट कॉस्ट यू 100 रुपीज अ केजी। तो ये इस किस्म के जो भारत अफगानिस्तान के बीच में संबंध है, और आइडियोलॉजी अपनी जगह एक बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि दे ड्रॉ देयर सोर्स, आप कह लीजिए अपनी ऊर्जा जो है वो देवबंदी विचारधारा से लेते हैं। पर एक चीज में आप ध्यान रखना कि ये वहाबी और जो जो पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के तंजीमें चलती हैं बरेलवियों से थोड़े से अलग हैं, जुदा हैं, और दे आर लीनिंग, ऑलरेडी लीनिंग ऑन इंडिया। ये पर आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजी, विचारधारा जो भी पाकिस्तान तालिबान सेम मान रहे हैं, पर जब रेशियल स्लर्स आ जाएं या बिहेवियर स्लर्स आ जाएं कि आपका बिहेवियर कैसा है, हमारा कैसा है, भिखारिस्तान हो, तंदूरिस्तान हो, जो भी हो, तो फिर स्थिति मैनेज कर पानी बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज देन दैट हैज सीप्ड इनटू द सोसाइटी, नॉट ओनली द लीडरशिप लेवल, लोएस्ट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। आप सड़क पे खड़े हो जाएंगे ना अफगानिस्तान में, तो दे हेट पाकिस्तानीज टू देयर कोर। मतलब अब मैं ये कहूं कि उनका रोम रोम जो है पाकिस्तान से नफरत करता है, और ये नफरत के पीछे कई वजह है, और दिस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट लेट्स से द लीडरशिप और द मिलिट्री और स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स के बीच में तो चलो कंपटीशन आ जाता है, क्योंकि एशेज की सीरीज होती है तो आप ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियंस के बीच में भी देखते हैं कि यार एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। इट इज नॉट दैट, इट इज एक्चुअल हेट्रेड, ये नफरत है। और जो अफगान अभी भी पाकिस्तान में बचे हुए हैं, और कई हैं, बहुत सारे हैं, ये अगर आप हिस्ट्री पुरानी देखेंगे ना तो आप पाएंगे 1666 के वक्त से जो है ना, ये जो नीचे का इलाका है, आप बंदर अब्बास से आप ईस्ट की तरफ आ जाएं तो ये सारा बलूचिस्तान कॉमन होता था, और कराची तक जो है ये ट्रेड रूट्स थे। दे यूज्ड टू मतलब ये तिजारत बोलते हैं उर्दू में, ट्रेड रूट्स थे, यहाँ तिजारत होती थी। और अफगान्स के लिए ऊपर ये जो समुद्र के पोर्ट्स हैं, दे वर ऑल अवेलेबल। तो धीरे धीरे पाकिस्तान ने इनकी नसें काटी, पाकिस्तान ने इनको बैकस्टैब किया, पाकिस्तान ने अफगान लड़के यंग, पाकिस्तानी लड़के यंग, स्पेशली नॉन पंजाबी, उनको उठा उठा के इन्होंने अमेरिका के हाथ में डाला। अमेरिका ने उनको, आपको पता है वो जो जेल है अमेरिका की एक, उसके अंदर इनको टॉर्चर किया, और कई लड़के वहां से छूट के भी आए, और उन्होंने अपनी हड बीती कहते पंजाबी च, वो आके बताई इनको कि जी साडे नाल ये होया, हमारे साथ ये हुआ है। तो the reasons for hatred are not just one, और वो सीपिंग डाउन दी सोसाइटी वो इस हद तक जा चुकी है इश्करन भाई, इरिवर्सिबल है वो। मैं नहीं समझता कि आपको जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, स्पेशली क्योंकि लीडरशिप लेवल पे देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप तालिबान को पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि साहब ये जो बेपर्दा औरतें घूमती हैं, बिना महरम के निकलती हैं, वी डोंट वांट दिस, वी वांट शरिया टू बी इम्पोज्ड। वही आइडियोलॉजी, वही पर्पस टीटीपी का है। और जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अंदर उनकी जो अशराफिया है, जो इनके सियासतदान है, जो इनके मिलिट्री के अफसर है, फौजी हैं, वो सारे शराबे पीने वाले, वो सारे पार्टियां करने वाले, उनकी औरतें बेपर्दा घूमने वाली, उनकी औरतें शराबे पीने वाली, दे कैन नॉट जेल टुगेदर। कैसे होगा?
रोटी नहीं, बेटी ये का रिश्ता तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता, एक फंडामेंटल डिफरेंस आ ही चुका है। बट मेरा एक, क्योंकि आप जब कह रहे हैं भारत और तालिबान का रिश्ता, जब मैं आपसे बात डिस्कस कर रहा था उसमें एक पॉइंट है कि हमने सिविलियन हेल्प क्या क्या करी है, जो आपने बताया। मेरा इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते हिस्टोरिक लो पे हैं और अफगानिस्तान खुल के लड़ रहा है, तो मेरा दूसरा ये एंगल है कि क्या इंडिया इज डूइंग इनफ टू सपोर्ट अफगानिस्तान इन दिस वॉर, नॉट बिल्डिंग लाइब्रेरी, नॉट बिल्डिंग स्कूल, नॉट बिकॉज ओवरटली। बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव उसमें थोड़ा डिफरेंट है कि एंड में तालिबान तालिबान ही है। दे कैन बी अ गुड यूजफुल टूल फॉर भारत अगेंस्ट पाकिस्तान। बाकी ये सारे सेम है, मे बी डिस्टिंक्शंस हैं विदाउट अ डिफरेंस। ये सारे के सारे सेम है, डिस्टिंक्शंस हैं, डिफरेंसेस नहीं है इनमें। बट जो हम यूज कर सकते हैं वो ये है कि आर वी सपोर्टिंग अफगानिस्तान इन दिस टाइम, officially and unofficially, or we again missing a historic opportunity to destabilize Pakistan via Afghanistan? What is your view and what do you think we should do? नहीं, Both. मैं ईश्वरन भाई, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ओवर्टली, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, हम वी आर नॉट डूइंग इनफ, पर कोवर्टली, परोक्ष रूप से हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, एंड हम काफी कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि इनका जो एयरबेस है उस पे, नूर खान पे कौन सा ड्रोन गया था? वो ईरान ने दिया था ड्रोन। या जो अभी आप सुन रहे हैं कि अफगान एयरफोर्स, उसके अंदर सिर्फ अनमैन ड्रोन्स हैं, वो इतने एडवांस हैं, उनके पास मतलब फाइटर जेट्स में आदमी बिठाने की जरूरत नहीं है, उनके पास ड्रोन्स हैं। वो कहां से गए हैं? जिन लोगों को नहीं पता प्लीज बता दीजिए कि अफगानिस्तान ने क्या क्या हिट किया है पाकिस्तान में, क्योंकि आप जो ड्रोन की बात कर रहे हैं वो सब जिनको नहीं पता थोड़ा नहीं, बताइए कि बहुत जगह हिट किया है, नूर खान में हिट किया है, इस्लामाबाद में हिट किया है, और वो रोज हिट कर रहे हैं। इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट नूर खान और इस्लामाबाद, वो तो न्यूज में आ गया। बॉर्डर एरियाज के ऊपर रोज पिटाई, रोज ठुकाई हो रही है पाकिस्तान की। आपको मैं पोस्टों के नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है, बट आई कैन टेल यू विद अथॉरिटी कि जिस बर्बरता के साथ अफगान चढ़ के आते हैं, पाकिस्तानी फौज ने कभी वो बर्बरता देखी नहीं, एंड दे लीव देयर पोस्ट्स एंड रन। जब तक उनके पास आर्टिलरी कवर नहीं है, जब तक उनके पास एयर कवर नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी आज की तारीख में तालिबान के साथ लड़ने के लिए केपेबल नहीं है। दे आर नॉट केपेबल टू फाइट तालिबान। और आपने कहा कि इज इंडिया मिसिंग आउट ऑन एन हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी? आई एम सेइंग टाइम इज रनिंग आउट। वक्त निकलता जा रहा है, अभी वक्त बहुत बहुत बेहतर वक्त है। पाकिस्तान के वेस्ट पे, पाकिस्तान के पश्चिम में बलूचिस्तान है, जहां पे इंसर्जेंट्स कह लीजिए, मैं तो उनको फ्रीडम फाइटर कहता हूं कि वो मतलब फ्रीडम फाइटर्स हैं। वो लगे हुए अपने मुल्क को आजाद करने में पाकिस्तान से। ऊपर की तरफ केपीके में, फाटा में, वो अपना मुल्क यूनाइट करने के लिए लगे हैं, बड़ा अफगानिस्तान बनाने के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ पे सिंध के अंदर भी जो नीचे का इलाका है, उमरकोट है, छाछरो है, दे आर ऑल हिंदू डोमिनेटेड एरियाज। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जहां इस बात पे फोकस करता है कि इंडिया विल इन्वेड फ्रॉम नॉर्थ, इंडिया विल ट्राई एंड ऑक्यूपाई गिलगिट बाल्टिस्तान एंड मीरपुर मुजफ्फराबाद एरिया, मैं समझता हूं इट इज बेटर टू ऑक्यूपाई उमरकोट, छाछरो, this 13-17,000 kilometers, square kilometers, which is Hindu populated, Hindu dominated, rather than taking those areas of north, जहां पे concentration of population को आपको बाद में हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो these are the sorts of things which I am sure the planners must be thinking about. And ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान का, आपने कहा, ये एक्चुअली इट्स अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी बिकॉज टूवर्ड्स अगेन वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान इज ईरान विच इज डिस्टर्ब। अफगानिस्तान यहां से ठोक रहा है। और अगर आपको पता नहीं याद हो या नहीं हो, जो आपने बात करी थी ना, शाह से शुरू किया आपने ऑप टू पैक को लेके, आपको पता है ऑप टू पैक का प्रीकर्सर क्या था? ऑप टू पैक क्यों किया पाकिस्तान ने? इस बिकॉज हमने 1986 में 87 में हमने एक किया था ऑफ ब्रास ट्रैक्स। ऑफ ब्रास ट्रैक्स को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो विश्व के इतिहास में इन पीस टाइम, शांति काल में, इतनी बड़ी मिलिट्री मोबिलाइजेशन विश्व युद्ध द्वितीय के बाद कभी नहीं हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ऑफ ब्रास ट्रैक्स में जब हम लोग इतनी हैवी मात्रा में राजस्थान में और वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर डिप्लॉय हो गए, उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम ऑप टू पैक करते हैं कि एटलीस्ट इंडियन मिलिट्री का
जो अटेंशन है वो हम अपने पाकिस्तान का तो इट्स साउथ ईस्ट ना, तो पाकिस्तान के साउथ ईस्ट से हम डिस्ट्रैक्ट करके मिलिट्री अटेंशन नॉर्थ में लेके आए भारत की। सो दीज वर द प्रीकर्सर्स, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे, ऑफ जिब्राल्टर पढ़ेंगे आप ब्रॉस्ट्रैक्स पढ़ेंगे आप, फिर आप ऑफ टूपैक पे आएंगे, फिर आप ये जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो आप पाएंगे कि मतलब वी हैव आल्सो नॉट बीन वेरी काइंड टू देम। अगर आप इतिहास में देखेंगे, उनका देश तोड़ के दो हिस्से किए, उनको दुनिया में आज तक वर्ल्ड वॉर II के बाद इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी फौज ने सरेंडर नहीं किया जिस प्रकार से पाकिस्तान को सरेंडर कराया। तो जिस किस्म के घाव हमने पाकिस्तान को दे रखे हैं, वो कहते हैं ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, पाकिस्तान कैन नेवर स्टॉप ब्लीडिंग। वो उनका तो अंग ही काट के फेंक दिया ना। So they will never जितने stop. वर्ल्ड वॉर II के बाद इतने ज्यादा लोगों को एक झटके में नया देश भी नहीं मिला है। कहाँ मिला है वर्ल्ड वॉर II के बाद? जो इतने क्या भी आबादी है वहां की, 18 करोड़ 20 करोड़ जो भी आबादी होगी बांग्लादेश नहीं की, इतना बड़ा मुल्क ही नहीं बना भाई, आप ठीक कह बना रहे कोई। हो। और अरे कई मुल्क बने वर्ल्ड वॉर II के बाद, साउथ सूडान बना अभी रिसेंटली, जो लेटेस्ट कंट्री दुनिया की, उसकी तो आबादी कुछ नहीं है, आबादी नहीं है। और यूएस ने भी जहां रिजीम चेंज किया है, वहां पे इराक, वो देश ही कोलैप्स कर गए हैं। वो भी इतना बड़ा नहीं है आबादी वाइज, बट वो देश ही कोलैप्स कर गया है। भारत ने काटा भी, उसको एक नया देश भी बना दिया, रिजीम चेंज भी कर दी। खैर आज वो भारत को तंग कर रहा है, अलग बात है, बट एक सेपरेट देश क्रिएट कर दिया विद अ फंक्शनिंग गवर्नमेंट, जो मेरा नहीं ख्याल यूएस या रशिया भी कर पाया, अगर हम अपनी अचीवमेंट्स की बात करें उस तरह। तो बिकॉज एंड ऑफ द डे यू नीड अ स्टेबल कंट्री। रशिया तो मैं नहीं कहता, बिकॉज सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद उसमें से किसी कई देश ने नहीं किया, नहीं किसी देश नहीं ने तोड़ के नहीं किया, मिलिट्री ने नहीं किया, नहीं किया, वो खुद टूटा है। ये आप ठीक कह रहे हो, रशिया खुद टूटा है, उसमें से कई डिक्टेटरशिप्स निकली हैं, उसमें से कई डेमोक्रेसीज निकली हैं, वो अलग चीज है। भाई दैट इज अ डिसइंटीग्रेशन, दैट इज वो नॉट अ मिलिट्री डिसइंटीग्रेशन है। आप ठीक कह रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। लीबिया से सोना चोरी किया, तेल चोरी किया, ईरान इराक से इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड, यू नो द काइंड ऑफ गोल्ड रिजर्व सद्दाम हुसैन हैड, वो गोल्ड वहां से चोरी किया इन्होंने। तेल आज तक चोरी कर रहे हैं। अब ईरान में उन्होंने खुल के बोल दिया कि हमने तेल चोरी करना है तुम्हारा। वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठा के लेके कह रहे हमने तेल चोरी करना है तुम्हारा। तो थैंक गॉड वी डोंट हैव ऑयल। और आपको पता होगा वो हिस्टोरिकली बड़ी फेमस बात है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए तो उसने पूछा 1950 में कि ये क्या है, कौन से हैं ये दो मुल्क? तो उसने बोला कि जी दो मुल्क है नए, और पाकिस्तान एंड इंडिया। कहते क्या है इनकी हालात? कहते कि जी एक थोड़ा बड़ा एक थोड़ा छोटा है। तो कहते कि हालात बताओ कैसे हैं? तो कहने लगा कि दोनों भिखारी हैं उस वक्त की बात। तो कहता छोटे भिखारी को पकड़ लो, बड़े को छोड़ दो। So that is how Pakistan fell into the lap of Americans and they started feeding them. तो वो अभी तक चल रहा है, वो चल ही रहा है उनके लिए। बट अब ईरान के बाद वी डू नॉट नो, बिकॉज जो आप ग्रेट गेम की बात कर रहे थे अर्लियर पार्ट में, अफगानिस्तान में ग्रेट गेम चलता रहता है। अगर ईरान में यूएस कुछ कर जाता है, अपनी प्रेजेंस बना जाता है, रिजीम चेंज कर जाता है, तो मे बी दे हैव अ डिफरेंट ग्रेट गेम हैपनिंग। बट व्हाट इज योर व्यू ऑन ईरान? एंड देन उसके बाद मैं बलूचिस्तान पे आना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के आपने जो मेंशन किया बलूचिस्तान की प्रॉब्लम से, बट व्हाट इज योर व्यू ऑफ ईरान? Some people say Iran is holding out very strongly, much more strongly than US expected, और पूरे रीजन को उसने एक तरह से इकोनॉमिक ब्लैकमेल के कोर्स पे डाल दिया है। दुबई में जिसके भी प्रॉपर्टीज हैं, अबू धाबी में इन्वेस्टमेंट्स हैं, सऊदी में हैं, एक बारी तो बड़ी बड़ी कंपनियां सोच रही होंगी कि अगर ये 15-20 दिन चल गया तो क्या होगा। तो एक इकोनॉमिक एंगल वो प्रेस कर रहा है। एंड व्हाट इज योर व्यू ऑफ ईरान में क्या चल रहा है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे? बलूचिस्तान से फिर मैं लेके आऊंगा। मैं 3-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ इसके ऊपर। सबसे पहला तो जहां तक ईरान का सवाल है, आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। ये पर्शिया से ईरान बना तब बना जब यहाँ पे तेल मिला। ये जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, इसका कुछ और नाम था पहले, एंग्लो ईरानियन, एंग्लो पर्शियन कुछ करके इसका नाम था। ये ब्रिटिश आदमी था जिसने ईरान में तेल ढूंढा। उसके बाद जो ईरान का राजा था उसको इन्होंने डिसलॉज करके, उसका ही एक ब्रिगेडियर था, उसको इन्होंने इख्तियार दे दिया वहां पे, क्योंकि जो राजा है वो कह रहा था कि यार तुम 90% मेरे से रेवेन्यू ले जाते हो, मुझे सिर्फ 10% देते हो, तो रिसोर्सेज तो मेरे हैं। तो जब ये हुआ तो उन्होंने, मिलिट्री का लीडर था ये पहलवी जो है ना अभी, इसका ग्रेट ग्रैंडफादर पहलवी के ग्रेट ग्रैंडफादर को उन्होंने इख्तियार में बिठा दिया लाके कि भैया तुम संभालो ईरान को। ठीक है साहब। तो पहलवी आया, जब पहलवी ने रियलाइज किया कि यार ये पहले 90% ले जा रहे थे, अब ये 84% ले जा रहे हैं, पहले 10% दे रहे थे अब 16% दे रहे हैं, तो देन अगेन दे डिसलॉज्ड।
तो दिस हैज ऑलवेज, द ग्रेट गेम हैज ऑलवेज बीन टू गेन समथिंग। हिंदुस्तान के ऊपर भी क्यों आए? क्योंकि ये सोने की चिड़िया थी। देयर यूज्ड टू बी सो मच गोल्ड, सो मच टेक्सटाइल, सो मच स्पाइसेस। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट था। और अगर आप इटली में देखेंगे ना, तो जहां से वो चले थे वॉयज के लिए, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका का सदर्न टिप है साउथ अफ्रीका में, उसको इन्होंने इंडिया समझ के कहा था केप ऑफ गुड होप, कि यार हम लोग पहुंच गए हैं इंडिया। दे नेवर रीच्ड इंडिया, वो तो बाद में आए। एनीवे, ये इतिहास की बातें हैं। आपका जो प्रश्न है उसका सीधा उत्तर मैं ये दूं कि इतिहास में 1980 से लेकर 88 के बीच में ईरान और इराक का युद्ध हुआ। ईरान और इराक का युद्ध जब सेटल हुआ तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 598 था, 598। 10 साल युद्ध चलने के बाद वो युद्ध विराम हुआ, और वो भी यूएन ने ब्रोकर किया। और ये भी युद्ध जो है, इट विल कंटिन्यू, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं, जितने गल्फ स्टेट्स हैं इनमें से किसी के अंदर कोई नेचुरल दरिया, कोई नेचुरल नदी, कोई पानी का सोर्स नहीं है। ये समुद्र से पानी निकालते हैं, तेल से चलने वाले इनके जनरेटर्स हैं, उन पावर हाउसेस से उसको डीसैलिनाइज करके वो पानी पीने का होता है। इनके पास 120 मंजिली इमारत होगी, उसके ऊपर भी पानी पहुंचाने के लिए समुद्र से पानी डीसैलिनाइज करके पहुंचाते हैं। ईरान ने अभी तक इनके किसी भी डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हिट नहीं किया। और ईरान ने प्रिसीजन स्ट्राइक करी है, चाहे वो फिफ्थ फ्लीट हो इनका, चाहे वो अमेरिका की क्या बोलते हैं इसको, एम्बेसीज हो। दे हैव हिट मेनी प्लेसेस, बट दे हैव नॉट हिट डीसैलिनेशन प्लांट्स इन द मिडिल ईस्ट या गल्फ में। बल्कि उल्ट पे क्या हुआ है कि यूएस ने कैशम करके ना, साउथ ऑफ ईरान में एक आइलैंड है कैशम आइलैंड, इट्स अ फ्री जोन। कैशम के अंदर इन्होंने डीसैलिनेशन प्लांट को हिट किया है, और वहां से उनके 30-35 जो गांव है आसपास के लगते हुए उनको पानी की सप्लाई हिट हुई। ईश्वरन, आपने एक बात कही कि लोगों की बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप बिना पानी के 2 दिन नहीं रह सकते। आपके पास हो सकता एग्रीकल्चर भी नहीं है भाई। है रिजर्व, दूसरे दिन क्या करोगे आप? तो गल्फ स्टेट्स को, दे आर सो डिपेंडेंट कि अगर इनका वो डीसैलिनाइजेशन प्लांट को हिट कर दिया, और इन्होंने अगर एक साथ समझिए कि 50 या 60 या 100 जितने भी डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं इनको हिट कर देते हैं, तो ये कंट्रीज अनलिवेबल हो जाएंगी। और पानी की कीमत तेल से महंगी आज भी है वहां पे, और पानी इतना महंगा हो जाएगा कि पीने के लिए मिलेगा नहीं भैया। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ दीज कंट्रीज। और अफगानिस्तान, आप ईरान की बात कर रहे हैं, आई डोंट सी दिस वॉर गोइंग एनीवेयर। ये कहीं खत्म नहीं हो रही, ये कोई सेटल नहीं हो रही। और ईरान ने जिस किस्म से प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं, दैट इज कमेंडेबल उस कंट्री के लिए जिसके ऊपर पिछले 40 साल से सैंक्शंस हैं। 40 साल से दे आर सैंक्शन्ड बैडली। दे डोंट हैव अ एयर फोर्स, दे डोंट हैव एयर डिफेंसेस आल्सो। पर मार्क 15 की स्पीड से, जब ध्वनि की गति से 15 गुना गति से आपके ऊपर मिसाइल आती है ना, और उसको इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ईरान की तरफ हूं या मैं इजराइल या यूएस की तरफ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ठीक फरमाया कि दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी फाइट देगा और इतने दिन लास्ट करेगा। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप शिया थियोलॉजी जो है ना, अगर आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इसके अंदर जो सुप्रीम लीडर कह लीजिए आप, ठीक है, ही इज आयतुल्लाह। आयतुल्लाह प्रेसिडेंट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो मतलब कमांडर इन चीफ ऑफ फोर्सेस नहीं होता। ही इज अ मैन फ्रॉम द ब्लड लाइन ऑफ मोहम्मद, ही इज नेक्स्ट टू गॉड। मतलब शियाओं के लिए अल्लाह के बाद आयतुल्लाह है, और आपने सीधा ही आयतुल्लाह को ठोक दिया। सो ईश्करन, यू कैन इमेजिन द हेट्रेड, द बर्न इनसाइड द इरानियंस। हाँ, वो रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, लोग सड़कों पे उतरे, बट इसके बाद आफ्टर दिस देयर इज अ सेंस ऑफ यूनिटी इन इरानियंस। और आपने देखा एयर से, रमनीक भाई, वैसे भी एयर से आप कैसे रजीम चेंज करोगे विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड? वो बूट्स ऑन ग्राउंड आपने वियतनाम में देख लिया, आपने अफगानिस्तान में देख लिया, क्या कर लिया आपने। अभी जो एग्जिस्टिंग तालिबान है, मैं ये भी आपको वाजे कर दूं कि जो अफगानी है, द करेंसी अफगानी, जैसे रुपया है, डॉलर है, अफगानी है, अफगानी आज भारत के रुपए से ज्यादा स्ट्रांग है।
उसका कारण है कि 87 मिलियन यूएस डॉलर्स हार्ड कैश प्रिंटेड अमेरिकन गवर्नमेंट हर हफ्ते अफगानिस्तान में भेजती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त अमेरिकन और अलाइड फोर्सेस और ये नेटो की फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, उनके एक संख्या उनके अफसरों की और जवानों की पॉपी के जो फील्ड्स हैं उनको गार्ड करते थे। और आज भी अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रेड का हिस्सा सीआईए के साथ वही है जिसको वो गार्ड करते थे। तो जो सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशन वो ड्रग्स ही फंड करते हैं। हाँ, सीआईए के तो हिस्टोरिक है साउथ अमेरिका में किस तरह किस ट्रेड में घुसा हुआ है, वो तो एक अलग ही है। फिर मैं थोड़ा आना चाहता हूँ बलूचिस्तान के हिस्से पे, क्योंकि एंडिंग पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन के अंदर कि एक तरफ अफगानिस्तान है, क्योंकि मैं हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर भारत के एंगल से चल रहा हूँ। ईरान के अंदर जो हुआ है, वेनेजुएला में हुआ है, वो जो एक दिखावे का ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर था वो तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ शक्ति वाला ऑर्डर है, आप में शक्ति है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, जो पर्दा था वो हट गया है शक्ति के ऊपर से। अब बलूचिस्तान में आप क्या करंट सिचुएशन है? बहुत देर से लड़ाई चल रही है, फ्रीडम फाइटर्स साल 2 साल से मार रहे हैं, कभी मीडिया में आता है कभी नहीं आता। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की क्या हालत है, कोई वहां पे सर्व करना नहीं चाह रहा। बट हाउ डू यू सी बलूचिस्तान प्लेइंग आउट इन द नेक्स्ट 1 ईयर 1.5 years? एंड अगेन फिर मैं आऊंगा उसके बाद। इसमें फिर 3 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला ये कि जो बलोच फ्रंट्स हैं, द फ्रीडम फाइटर्स, ये आजादी के परवाने जो ये इकट्ठे हुए हैं, अब इन्होंने ब्रास एस्टैब्लिश किया। ये अपने आप को लिबरेशन फ्रंट कहते हैं। दे कैन कॉल देमसेल्व्स एज बलोच आर्मी आल्सो। अब ये रेगुलर फोर्सेस हैं, यूनिफॉर्म्ड हैं, इनके अंदर हायरार्की है, इनके अंदर रैंक का स्ट्रक्चर आ गया है बलोचिस के अंदर। ये अब वो नहीं है जो कबाइलियों की तरह कुर्ते पजामे और पगड़ियां बांध के और गले पे परना लपेट के निकल गए। दे आर नाउ यूनिफॉर्म्ड, इनके रैंक्स हैं, इनके नंबर हैं, इनके अंदर एक डिसिप्लिन आ गया है। पहली चीज तो आप ये मान के चले, यूनिटी, डिसिप्लिन, हायरार्की, एक मिलिट्री का सिस्टम आ गया। दूसरा, इन्होंने जो आपने पीछे थोड़े दिन पहले देखा होगा कि बलोचों ने एक चिट्ठी रिलीज की थी जिसमें इन्होंने आसिम मुनीर को पनिश किया है ट्रायल में। उसमें इनके जजेस बैठे। सो दे हैव नाउ स्टार्ट टू ऑपरेट एंड फंक्शन लाइक अ गवर्नमेंट। और तीसरा, इन्होंने जो प्योर डोमिनेंस की है अपने इलाकों में, अपने एरियाज में, उसके पीछे एक बिहाइंड द सीन्स जो बात कम लोगों को पता है और आपको तो डेफिनेटली पता होगी कि अमेरिकन और चाइनीज ने बैक चैनल के थ्रू बलोच जो लीडरशिप है उसके साथ डिस्कशंस करनी शुरू कर दी है। सो दैट इज अ प्रीकर्सर। वो एक आहट है, एक वो दस्तक है कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। तो बलोच लिबरेशन कह लीजिए आप, जो बलोच नेशनल कॉज उसको कह लीजिए, उसमें जो ग्लोबल इंटरेस्ट है वो फिर आ जाती है कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है वहां पे, उसका सेंट्रल एशिया की तरफ। अगर आप पाकिस्तान को इग्नोर कर दो ईस्ट के ऊपर, आप ये पट्टी, मैं कहता हूँ सिंध को भी आप ले लीजिए, सिंध और पंजाब इसको आप ले लीजिए, और आप ये पूरा बलूचिस्तान ले लीजिए। 48% ऑफ पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान तो बलूचिस्तान ही है। और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को और फाटा को ऊपर जोड़ लेंगे, केपीके को, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब्ड है। दे डोंट वांट टू बी विद पाकिस्तान। और जो इलाका नीचे का, जिसकी मैंने आपके साथ पहले डिस्कशन करी कि थारपारकर है, उमरकोट है, छाछरो है, ये सारे इलाके हैं, ये इलाके जो है ये हिंदू डोमिनेटेड है। तो ले दे के जो करंट पाकिस्तान है उसका 25 से 30% महज, जस्ट 25 to 30% of the current Pakistan will remain or ideologically seem to be aligned with the Pakistani leadership. और उसके अंदर भी एक डिवाइड आ गया पॉलिटिकल, जिसमें 3 खित्ते बट गए हैं। एक वो खित्ता है जो हमेशा फौज के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, बिजनेसेस के लिए। दूसरा खित्ता रहा है जो पॉलिटिकल पार्टी आज इख्तियार में है, नवाज शरीफ एंड इस ब्रदर शहबाज शरीफ कह लीजिए, मरियम नवाज कह लीजिए, उनके साथ अलाइंड है। और दूसरे जो ऑपोजिशन में जो इमरान खान के साथ अलाइंड है। और अगर आपको पता हो इमरान खान से, और इमरान खान इज द ओनली पाकिस्तानी लीडर जिसने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पाकिस्तानियों को कश्मीर में जिहाद करने की जरूरत नहीं है। ही इज द ओनली वन। और किसी ने आज तक नहीं बोला।
और जिस आदमी ने ये कहा कि वी शुड मेक पीस विद इंडिया और कश्मीर के अंदर जाके जिहाद करने की, कश्मीर के अंदर जाके शहादतें देने की, उसको डिस्टर्ब करने की हमारे को जरूरत नहीं है, वो खुद जेल में बैठे। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो मैं जो बचा हुआ पाकिस्तान है, जो 30% भी नहीं है, वो भी आइडियोलॉजिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है। और जिस एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं, जो बड़ा हिस्सा है, जो अलाइंड है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, द मूवमेंट पाकिस्तानी आर्मी लूजेस इट्स शीन, जो उसकी चमक है, जैसे ही वो जाती है तो आप डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान इज डेफिनेट। और ये जो कमर चीमा हो गया और हो गया, ये सच बोलते हैं कि पाकिस्तान जुड़ा इसलिए हुआ कि फौज ने जोड़ रखा है। कारण क्या है? आपने एक सच्चाई बोल दी तो आपको घर से उठा के ले जाएंगे आईएसआई वाले, आपको गोली मार देंगे। जो बलोच बात करेगा अपने इख्तियार की, अपने हकों की, वो गायब हो जाएंगे, नामालूम अफराद कहां चले गए पता ही नहीं, मिसिंग पर्सन्स। तो आप देखिए विद इन पाकिस्तान, अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद को देख लीजिए, जब वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं तो वहां कंटेनर लग जाते हैं, वहां दुनिया भर की जमातें इकट्ठी हो जाती हैं। वहां पे दो पहले माइंडसेट हैं, एक जो शरिया की तरफ चलना चाहता है और एक जो लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी पूरी तरह से है नहीं, शरिया पूरा है नहीं, इट इज बेसिकली ए मार्शल लॉ स्टेट जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स आर इम्पॉसिबल टू इन्फोर्स। ये सच्चाई है पाकिस्तान की। बलोच उससे अलग सोच रखते हैं, सिंधी उससे अलग सोच रखते हैं, जो केपीके के अंदर हैं या जो नॉर्थ वजीरिस्तान में कह लीजिए, आप मर्दान में कह लीजिए, दे आर ऑल पठान्स। इनकी रिश्तेदारियां, इनकी रोटी बेटी का रिश्ता अफगानिस्तान में है, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान की जो डिसइंटीग्रेशन है वो एक मैटर ऑफ टाइम है। और कहते हैं कि एक धक्का और लगाओ और इमारत पूरी गिराओ। अब वो धक्का हमारी तरफ से कब लगेगा, दैट इज येट टू बी सीन। बट जो सिचुएशन क्रिएट हुई है बलूचिस्तान में, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है अफगानिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, वो थैंक्स टू a lot of unknown people in the system who have worked tirelessly, who worked very hard. जो ऑप टू पैक में इनका एम था कि हम इसके बाद ब्रास टैक्स के बाद भारत की अटेंशन को डाइवर्ट करें, इंडिया हैज बीन एबल टू डाइवर्ट पाकिस्तान अटेंशन, ना सिर्फ इकोनॉमी से, ना सिर्फ ह्यूमन के इंडेक्स के ऊपर, बट उनके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, उनके नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, उनके ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, उनके सदर्न बॉर्डर्स पे पाकिस्तान को चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी लगा रखी है भारत ने इस वक्त कि उनके लिए बच के निकलना मुश्किल है। The only question ना in my mind is historic mistakes of India, जहाँ पे as you said unknown men have done a wonderful job in Pakistan। कितने भारत के दुश्मन गायब हुए हैं, unknown men ने किए, कैसे किए बताइए आपको। कितना अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जैसे आप भी बता रहे हैं ड्रोन जा रहे हैं, नॉट पॉसिबल विदाउट इट। बलूचिस्तान की मूवमेंट वेरियस वेज में, और एक्चुअली इसमें कांग्रेस वाज आल्सो नॉट टू बैड, उनकी भी स्ट्रेटजीज कुछ थी, वन ऑफ द रेयर थिंग्स। बट अब जो सिचुएशन है ना, उसमें क्या हमारा किलर इंस्टिंक्ट है, क्या हम उसको फिनिशिंग टच देते हैं, या हम बांग्लादेश की बड़ी विक्ट्री जैसी क्रिएट करके अंत में हाथ में किया आया कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल है, वो ईस्ट पाकिस्तान वापस हो चुका है। तो वो वाला हालत ना हो जाए इज द ओनली वरी आई हैव। मैं आपको ना लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, मतलब वो कहते हैं ना 100 हथ रसा सिरे दी गंढ, मुक्दी गल ये है जी कि जब तक पाकिस्तान एग्जिस्ट्स इन दी शेप इट इज टुडे, सुन ले मेरी बात को आप, पाकिस्तान का जब तक ये स्वरूप है जो आज है, तब तक आपके लिए, हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते रहेंगे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें से बलूचिस्तान अलग हो, खैबर पख्तूनख्वा फाटा का जो इलाका अफगानिस्तान का है वो अफगानिस्तान को जाए, कश्मीर का जो इलाका हमारे हक का है, इख्तियार का है, हमारे पास है, उसके अंदर से उन्होंने सीपैक निकाल रखा है। ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो है वो जब तुम्हारा माल ही नहीं है, तुम उठा के चीनियों को बेच रहे हो, तुमने अक्षय चिन्ह दे दिया उनको, तुम ये जो इलाके हैं इन इलाकों में तुमने चाइनीज इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करा दी तुमने, 60 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चीनियों की करा दी। तो तुमने थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर दी वहां पे। आपने अफगानिस्तान से हटके आपने बांग्लादेश की बात करी। बांग्लादेश ना जी, मैं आपको बता दूं, कैन बी ए इरिटेंट एट बेस्ट। जैसे आपको एलर्जी हो जाती है, आपको खुजली हो जाती है, आप क्रीम लगाते हो ठीक हो जाती है, आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तो सर्जरी करने की जरूरत है, ये तो मलहम लगा के ठीक हो जाएंगे बांग्लादेशी। इन्होंने तो वहम पाल रखा है।
आप देखिए इनका जो टॉप पे रंगपुर कॉरिडोर है, जब आप देखते हैं तो जैसे हमारे जम्मू कश्मीर ऐसे बनता है ना ऊपर, तो ऊपर जो बांग्लादेश का ऊपर का पार्ट है दैट्स रंगपुर कॉरिडोर। रंगपुर और चिटागोंग, रंगपुर और चिटागोंग इज वन डे जॉब फॉर इंडिया, वन डे, एक दिन। No, Ramnik, bhai, my point is not that Bangladesh is a trouble for India. My point is that it is not a supporter, friend, colony, ally, जो भी आपको वर्ड यूज करना है, जैसे फॉर हाउ यूएस मेनी करती है, इयर्स यार, वो आप नहीं 1.5 साल नहीं बर्दाश्त कर पाए यार। वो कितने दिन रहा मोहम्मद यूनुस? बात वो नहीं, पॉइंट इज वो तो उससे पहले तो दिक्कत ही कोई नहीं थी। हमने आप बल्कि शेख हसीना के साथ तो हमने लैंड स्वैप किया। हमारे जो भी इरिटेंट्स थे आपस में, जो ब्रिटिशर्स क्रिएट कर गए थे, हमने वो सारे दूर किए। जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमारे पंगे छोड़ गए थे, हमने लैंड स्वैप किया। हमने वी मतलब मोदी के आने के बाद एवरीथिंग वाज सॉर्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब तो वहां पे फेंस भी लग गई है। दी ओनली पॉइंट इज, देखिए कि जिस तरीके के बयान आ रहे थे बांग्लादेश से, जो बांग्लादेशियों का बिहेवियर था, आपने चोक कर दिया यार। वो भीख में तो आपसे चावल मांग रहे थे यार। मैं तो अभी भी कह रहा हूं मांग ना, रहे हैं, बांग्लादेश मैंने कैन अभी, बी एन इरिटेंट एट बेस्ट। हाँ आप मैंने ना, agree। मैं कह रहा हूं ना, देखिए वो बिजली यहां से अडानी से जा रही थी, तेल हमारा जा रहा था, उनके जितने ड्राइव पोर्ट्स में, जैसे भूटान में, नेपाल में जो सामान जा रहा था उनका, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनका एक्सपोर्ट्स भी जो हो रहे थे वो कालकाटा पोर्ट से हो रहे थे। तो हम लोगों ने तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। आपको मैंने कहा ना, बांग्लादेश कैन बी एन इरिटेंट एट बेस्ट। वो क्रीम लगा के, मलहम लगा के ठीक हो जाएगा, उसमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। सर्जरी तो पाकिस्तान की होनी है, ये कह रहा था मैं। I fully agree with you there कि वो I fully agree with you कि बांग्लादेश is nothing more than irritant, but मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में उसको देख रहा था कि हमने जो स्ट्रैटेजिक एम्स थे कुछ पूरे हुए क्रिएट करने में, पर बहुत सारे नहीं हुए। अब वही पाकिस्तान के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है अब, और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, वी नेवर नो। हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी या यूएस कल को फंडिंग करे, दे क्रश द मूवमेंट इन बलूचिस्तान, दैट अफगानिस्तान दोबारा से इंटरनल कोलैप्स हो जाए, इट गेट्स टू बिजी टू फाइट, कोई नई फोर्स आ जाए कैप्चर करने के लिए काबुल। वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। लगा रखी है ना, हाँ। लगा रखी है ना आईएसकेपी। किस लिए क्रिएट की इन लोगों ने? नो बट इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस क्यों क्रिएट की इन्होंने? आईएसआईएस को दोबारा पाकिस्तान आईएसआई क्यों खड़ी कर रही है? इसलिए तो कि टॉपल करना है। मैं यही बोल रहा हूँ ना भाई, तो ये हिस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अगर बिल्कुल हमने ठीक कह रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ टाइम इज रनिंग आउट। चलो टाइम लेट्स इज सी रनिंग आउट, मैं तो कह रहा हूँ। whether whether we utilize the time with the killer instinct that we need to, और ये सिर्फ डिस्टेबलाइज होके पाकिस्तान रीस्टेबलाइज ना हो जाए। देखो मैं ना एक बड़ी दिलचस्प आपको बात बताता हूँ। हाँ, ये एक इमारत खड़ी है, आप देखें, ये इमारत खड़ी है, ठीक है। हाँ, ये इमारत जो है, ये जिहाद की इमारत है। इसके पिरामिडल स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ जो है वो बहुत सारे लोग हैं। जैसे पाकिस्तानी थोड़े दिन पहले एक जो है वो कह रहा था कि साहब भारत ने अपने मेहमानों को मरवा दिया। जो IRS देना, जो ईरानियन शिप था, वो सिंक हुआ है ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका। कहते भारतीयों ने अपने मेहमान को मरवा दिया। मगर यार, तुम्हारे घर में एबटाबाद में आके और तुम्हारे मिलिट्री स्टेशन के बिल्कुल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA के बराबर में, वो तुम्हारे कसम को, तुम्हारे बाप को तुम्हारे घर में आके ठोक गए अमेरिकन। और तुम हमको बता रहे हो कि यार श्रीलंका में एक ईरानी शिप डूब गया। ओसामा बिन लादेन को तो तुमने रखा था ना वहां पे, तुम्हारा मेहमान था ना, तुमने अपना मेहमान मरवा लिया अपने यहाँ पे। सो ये जितनी बातें आप करेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि द ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इज पाकिस्तान। आप दुनिया में कहीं उठा के परेशानियों को देख लो, उसके जड़ में आपको पाकिस्तान ही मिलेगा ऑलवेज। और उसका एक बड़ा रीजन है, कन्वेंशनल वॉर्स में दे नो दैट इंडिया डोमिनेट्स देम सो ट्रेमेंडसली कि वो कन्वेंशनल वॉर में भारत को दूर से भी हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है। अब आपने कहा अपॉर्चुनिटी एंड टाइम इज रनिंग आउट, बिल्कुल दुरुस्त है कहना आपका, टाइम इज रनिंग आउट। बट जो मैं इमारत की बात कर रहा था, नीचे की दीवारें हम लोगों ने धीरे धीरे खोखली कर दी है। इनका जितना सपोर्ट स्ट्रक्चर था, इनके जितने लोग थे, वो अननोन गनमैन जो हैं, वो ठोक ठोक के, जो भारत के दुश्मन थे वो भी, और जो इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंटी इंडिया ऑपरेट कर रही हैं, उनकी लीडरशिप भी, वो गुड नाइट हो चुकी है उनकी। थैंक यू वेरी मच हो गया उनका। तो अब जो टॉप लीडरशिप है, चाहे उसके अंदर आप जो इंडियन गैंगस्टर वहां पे एक बैठा हुआ है दाऊद, या जो हाफिज को यहाँ से छुड़ा के ले गए थे,
तो अब ये इनके टॉप लेयर की जो लीडरशिप है वो खड़ी है। और इंडिया की मैं एक खासियत आपको और बता दूं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, द मूवमेंट ये कोशिश करते हैं कि हम एक नैरेटिव बिल्ड करें, सोशल मीडिया पे 11 लड़के फोटो डालते हैं कि जी हम लश्कर तैयबा हैं, आपको 15 दिन बाद पता लगता है कि 11 के 11 ठोक दिए गए। तो फिर कोई फोटो डालता है कि साहब हम नए लीडर हैं, हम नया कमांडर है एलईटी का, 3 दिन बाद खबर आती है नया भी ठोक दिया। तो हम विद इन इंडिया भी वी आर काउंटरिंग देम नाइसली, एंड विद इन पाकिस्तान आल्सो वी आर किलिंग देम नाइसली। अब ले देखिए, इनके पास वही जो कहते हैं ना कि द ओनली प्लेस लेफ्ट फॉर पाकिस्तान इज द यूनाइटेड किंगडम। अब ये यूके में जाके सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ पे तो एनीबडी हु इज टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया विल बी ब्लडी शूट। ये तो सीधी सी बात है यार, ये नहीं वो पॉलिसी तो इंडिया ने, इनका सेटअप खोखला हो गया। अब सिर्फ ये है कि कन्वेंशनली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये काइनेटिक वॉर होगी, ये बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट होगी, ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, ये शॉर्ट एंड क्रिस्प होगी। हमारे एम्स क्या होंगे, दैट इज नोन टू द लीडरशिप कि किस तरीके से पाकिस्तान को टैकल करना है। क्योंकि काइनेटिक वॉर में जाना मतलब हजारों लाखों की तादाद में जो है वो आज के समय में अपनी फौजों को आमने सामने खड़ा करके मरने मारने की बात है। और जिस तरीके से हमने ऑप सिंदूर में डोमिनेट किया है, अब ऑप सिंदूर 2.0 हो सकता है कि पानी से आए, नेवी के रास्ते से आए, हो सकता है कि लैंड के रास्ते से आए। बट एक बात जो बड़ी वाजे बताई है मिलिट्री लीडरशिप ने, मैं बता रहा हूं, मैं अभी तक पॉलिटिकल लीडर को किसी को सुना नहीं मैंने बोलते हुए, मिलिट्री लीडरशिप ने भारत में ये बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान अपनी हार तब तक नहीं मानेगा जब तक हम इनकी जमीन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। Yes. तो इसका एक significant statement. It's a very significant statement because it gives you a new aim. नया गोल दे दिया जी कि बिना इसके कम नहीं होना। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, इसमें एक ट्विस्ट और है कि आप वेस्टर्न कमांड का जो आर्मी कमांडर है ये कह रहा है कि ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम इनकी जमीन ऑक्यूपाई नहीं करते। अब आप ये देखिए कि वेस्टर्न कमांड के एरिया ऑफ अथॉरिटी में एओआर में क्या क्या आता है, उसके ये एओआर में क्या क्या आता है। तो आप वो देखोगे, आप बोलोगे यार ये जो बातें हम रिलेट कर रहे हैं वो सारी कवर होती हैं उसमें, ठीक है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण जो ट्विस्ट है इसमें, यार क्या कोई आर्मी कमांडर अपने लेवल पे ये बात कह सकता है जब तक उसके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी ना हो, ऑथराइजेशन ना हो? पॉसिबल ही नहीं है। पर ये भी है बयान ना, दिलवाए जाते हैं, बयान दिए नहीं जाते, समझ रहे हैं आप? तो इट इज क्लियर पॉलिटिकली स्पीकिंग नाउ कि अब की बार बेटा ऑप्स 2.0 सिंधु 2.0 में यू आर गोइंग टू लूज लैंड। और लूज लैंड का मतलब ये नहीं है कि हम वहां से कोई मील का पत्थर और लाहौर 0 किलोमीटर उठा के ले आएंगे। उसका मतलब ये विल एंटर एंड विल नॉट कम बैक। दैट्स द न्यू बेंचमार्क। थैंक यू रमनीक जी फॉर आपने सारा जो पूरा जस्ट टू ऐड दो इशारे और हैं, जस्ट 30 सेकंड्स। नो टेक 2 मिनट्स। आर्मी डे की परेड जयपुर में हुई इस बार, पहला। दूसरा, जो वेस्टर्न कमांड ने पूरी एक्सरसाइज करी अपनी जिसमें मिलिट्री पावर शो करी है, फ्रॉम बैरो ब्रिगेड, स्पेशल फोर्सेस, आर्टिलरी, आर्मेड, आपका क्या बोलते हैं इसको, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ड्रोन्स, स्पेशल व्हीकल्स, वो सब कहाँ शोकेस किया? जोधपुर में। और बहुत मेजर डिप्लॉयमेंट्स इस वक्त जो हैं वो राजस्थान बॉर्डर पे और पंजाब बॉर्डर पे हो रखी हैं, दे ऑलरेडी डिप्लॉयड। हमारे पास 5 स्ट्राइक फोर्स हैं इस इलाके में। तो समथिंग इज ब्रूइंग, आई डोंट नो व्हाट एंड व्हेन, बट वो वेस्टर्न आर्मी कमांडर की बात मुझे लगता है सच होगी इस बार कि दे पाकिस्तान विल लूज लैंड। ये इनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना कहने के लिए कि साहब हम जीत गए और ये बनियान उल मखसूस जो भी था, वो तो 1971 में सरेंडर से एक दिन पहले डॉन की हेडलाइन, कितनी फेमस हेडलाइंस हैं डॉन अखबार की कि भैया हेवी फाइटिंग ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, इंडिया लूजेस एयरक्राफ्ट, एयर सिक्योरिटी। पढ़ा मेरे किसी ने दिन आर्टिकल निकाले थे लास्ट 7 दिन बिफोर सरेंडर के। इट वाज नहीं, 3-4 दिन, एक दिन पहले नहीं, थोड़ा सा पुराना है, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू इन्वेड इंडिया फ्रॉम दैट साइड। और उनको तो खत्म कर दिया था उनकी एयरफोर्स, तो दे वर नॉट एबल टू फ्लाई। एयर सुपीरियरिटी इंडिया की इतनी थी, ढाका के ऊपर शॉर्टेज जा रही थी हमारी हर 2 घंटे में। तो गवर्नर हाउस को बॉम्ब कर दिया था हमने। यार क्या बात कर रहे हो, उनके पास कुछ था ही नहीं। वही पर जो वेस्टर्न कमांडर की जो आपने बात करी ना, अंडरलाइन करने लायक है कि एक तरह से इट्स अ वार्निंग टू पाकिस्तान के कोई मिसएडवेंचर मत करो,
पंगा मत लो, क्योंकि अब इंडिया का स्ट्रेटेजिक गोल अंडर दिस गवर्नमेंट, चाहे उरी हो, उरी के बाद बालाकोट हो, बालाकोट के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, तो इट्स एन ग्रेजुअल एस्केलेशन एंड द नेक्स्ट हैज टू बी कि अब तुम्हारे पास कोई डिस्कशन के लिए, नैरेटिव के लिए, पीआर के लिए चीज बचे ना। आपकी बात से 2 पॉइंट। इट्स अ ग्रेजुअल एस्केलेशन। ऑप सिंदूर इज स्टिल रनिंग, दैट मींस हमने वो एस्केलेशन लैडर क्लाइम डाउन नहीं किया। अब हम जहां थे हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। वी आर ऑलरेडी एस्केलेटेड। अब मैंने आपको ना कुछ नाम गिनवाए थे, आपको याद होगा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो पाकिस्तान से ऑपरेट होती हैं। पाकिस्तान आर्मी ना करे, आईएसआई ना करे, इनमें से कोई कर दे तो। और पाकिस्तानी बड़े फेमसली बार बार कहते हैं जी फॉल्स फ्लैग है, हमने नहीं किया। तो कौन एडमिट करता है कि मैंने मारा है? कौन? आप तो वकील हो, कोर्ट में कौन एडमिट करता है कि साहब मैंने कत्ल किया, मैंने चोरी करी है, ये मैंने धोखा दिया है, या ये साला 420 मैंने करी है? नोबडी एडमिट्स। सो दे विल ऑलवेज से, वो कहते हैं बालाकोट फॉल्स फ्लैग था, उड़ी फॉल्स फ्लैग था, इंडिया विल डू अ फॉल्स। अब आप सिर्फ ये देखो कि उनके अंदर का डर क्या है पाकिस्तानियों के, कि इंडिया के अंदर एक फॉल्स फ्लैग करेगा और हमारे को ठोक देगा। डर अच्छा है, डर का माहौल रहना चाहिए। डर देखो ना उनका कहां तक डरे हुए हो। डर का माहौल इज इम्पोर्टेंट रहना भी। और ये लीडरशिप कह रही है, उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, और विंग कमांडर ये अभिनंदन वर्तमान जब उनके उसमें थे पोजीशन में, तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि साहब माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी। उसका कारण यही था जो आप सिंदूर में हुआ तुम्हारे साथ, कंप्लीट डोमिनेंस। वी विल डिनाई यू। आप मान के चलें कि आपको डिनाई हो जाएगा। आपके जो इतने इतने बड़े आपने एयरक्राफ्ट खरीद रखे हैं, आपने एयरफील्ड बना रखी है, आपके जहाजों को उड़ने के लिए एयरस्ट्रिप नहीं देंगे हम। विल डिनाई यू फ्लाइट, विल ब्लाइंड यू, रेडार्स खत्म, रनवेज खत्म, कोई स्ट्रिप नहीं बचेगी, विल डिनाई यू। नहीं, बट जैसे आपने बोला बिल्डअप तो उसकी तरफ ही है। देखते हैं आने वाले कुछ महीने, क्योंकि वर्ल्ड में मैप्स तो चेंज हो रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मैप चेंज होता है। 100%. Thank you so much, Ramneek ji, for your time and covering great all. Game is on, Ishkaran. Great game is on, and we must win it decisively. We are in it to win it. Decisively. Thank you, bhai. Thank you.